ओके, कल हमने जो डिस्कस किया था फाइलम कॉर्डेटा के ये पार्ट को डिस्कस कर दिया था, एक क्रेनिएटा को डिस्कस कर दिया था और क्रेनिएटा भी आधा हो गया था। क्रेनिएटा में एक ग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा हमने डिस्कस कर लिया था। फिर ग्नेथोस्टोमेटा की 2 सुपर क्लासेस थी जिसमें एक पाइसेस आ रहे थे, पाइसेस हमने कल डिस्कस कर ली थी, दैट इज कॉल्ड फिशेस। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टेट्रापोडा डिस्कस करेंगे। तो एज the word indicate superclass tetrapoda, tetra means 4, pod mean leg, तो वो ऐसा ग्रुप है ये वर्टिब्रेटा का जिसमें ऑर्गेनिजम्स की 4 टांगे होती हैं, फॉर वॉकिंग, फॉर रनिंग, फॉर फ्लाइंग, फॉर डिफेंस, ठीक है, एंड एज वेल एज अपटेक ऑफ फूड। तो टेट्रापोड्स अपने आप को मजीद 4 क्लासेस में डिवाइड करता है। हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये जो बेसिक क्लासिफिकेशन है ये आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्लास एम्फीबिया। देखिए एम्फीबिया जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है और ये क्लास है हमारे पास किस फाइलम की, फाइलम कॉर्डेटा की, और जिसमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। तो वर्टिब्रेटा का मतलब है दे हैव वर्टिब्रल कॉलम, राइट, they have notochord, they have nerve cord, they have pharyngeal gill slit और pharyngeal gill slit, क्योंकि ये एम्फीबियंस हैं और एम्फीबियंस एक ऐसा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डुअल लाइफ, ठीक है जी। एम्फीबिया का मतलब है डुअल लाइफ, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो कि 2 लाइफ पे, 2 एनवायरमेंट पे, 2 बायोम पे जिंदगी गुजारते हैं। दे लिव इन वाटर एज वेल एज दे लिव ऑन लैंड। वाटर आपको पता है एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, लैंड जो है वो एक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो डबल लाइफ गुजारता है, दोनों लाइफ पे गुजारता है, यानी कि वाटर में भी लाइफ गुजारता है फिर लैंड पे भी लाइफ गुजारता है, दैट इज क्लास एम्फीबिया, ठीक है जी। तो ये एम्फीबिया इस का वर्ड क्लास का जो नाम है वो इस तरीके से हमारे पास ओरिजिनेट होता है। अच्छा, एम्फीबिया को ओरिजिनेशन कहा यह जाता है कि एम्फीबिया की जो ओरिजिनेशन है ना वो फिशेस से इवॉल्व हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर इवॉल्व फ्रॉम फिश बट दे हैव मसल्स ग्लैंड इन द स्किन इन प्लेसेस ऑफ स्केल्स, देयर इज स्किन इज स्मूथ स्लिपरी रिच इज म्यूकस। अब आपको ये बात ऑलरेडी पता है, अगर थोड़ा सा एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं या मैं ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया बताऊं तो कहा यह जाता है कि एम्फीबिया जो है वो ओरिजिनेट हुआ है बोनी फिश से, ठीक है। एक फिश थी जो बोनी फिश थी और उस फिश का नाम हमारे पास था रिपिडिस्टियन, और ये जो डायग्राम बनी हुई है ये रिपिडिस्टियन की ही डायग्राम हमारे पास सामने इन्होंने दिखाई है। तो रिपिडिस्टियम एक ऐसी फिश थी जो कि लोब फिन फिशेस थी जिसके आगे देखे लोब्स बने हुए हैं, टांगे नुमा, ठीक है। आप लोब किसे कहेंगे, टांगे। कल मैंने बिल्कुल क्लियर आप लोगों को बताया था कि फिशेस में फिन्स होते हैं, पेक्टोरल फिन्स होते हैं, कॉर्डल फिन्स होते हैं, पेल्विक फिन होते हैं जिससे वो स्विम करते हैं। अगर यही फिन्स अब आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होकर लोब में कन्वर्ट हो जाए और ये लोब ही बेसिकली आगे जाके लिम्स बनाता है, टांगे बनाता है, तो कहा यह जाता है कि रिपिडिस्टियम जो थी, रिपिडिस्टियन हमारे पास लोब फिन फिशेस थी जो कि बहुत मिलियन साल पहले मौजूद था, जिसने क्या किया आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पानी से निकाल के खुश्की पे लाना स्टार्ट किया। तो ये रिपिडिस्टियम पहला एंसेस्टर था जिससे कहा यह जाता है कि जो एम्फीबिया क्लास एम्फीबिया जो ओरिजिनेट हुई है वो इसी फिश से हुई है। तो रिपिडिस्टियन हमारे पास बेसिकली एम्फीबियन था, इसके पास आप देख सकते हैं लोब 4 हैं, एक ये पेयर आगे पेयर है और एक पीछे पेयर है, ठीक है। दे हैव टेल एज वेल बिकॉज दे हैव फिन एज वेल, कॉर्डल फिन विच इज फॉर स्विमिंग, क्योंकि ये फिश थी बोनी फिश थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो फिन्स हैं ये कन्वर्ट हुआ लोब में। एंड व्हाट इज लोब, लोब इज बेसिकली आ 4 लिम्ब लाइक स्ट्रक्चर। एंड देन अब हमें जो ये नजर आता है वो हमारे पास लिविंग एम्फीबियंस जो हैं वो इसकी एग्जाम्पल आती हैं। इसके अलावा रिपिडिस्टियन जो था वो एक एंसेस्टर ग्रुप था, यानी कि एक एंसेस्टर मेंबर था कार्टिलेजिनस फिशेस का जिसमें चेंजेस आई थी। इसके अलावा अगर हम लिविंग फॉसिल्स की बात करें तो कोइलोकांथ एक ऐसा लिविंग फिश है जो लोब्ड फिन फिश है, जिसको हम फिश में भी इंक्लूड नहीं करते, क्लास एम्फीबिया में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो बीच के जैसे आर्चोप्टेरिक्स है ना, बीच का ग्रुप,
वो तो आर्चोप्टेरिक्स तो फॉसल एक ऐसा फॉसल है जो कि अभी दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन कोकोलिंथ एक ऐसा हमारे पास, कोएलोकान एक ऐसी हमारे पास ग्रुप है, क्लास एम्फीबिया, जो लिविंग फॉसल हमें कहलाता है, और कहा यह जाता है कि वो लिविंग फॉसल है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस हैं और इसने अपने आप को एम्फीबियन में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा सक्सेसफुल तभी होता है जब वो उस एक एनवायरनमेंट में अपनी पूरी की पूरी ग्रिप रखे। या तो वो एक्वेटिक है तो सारी एडेप्टेशन उसकी एक्वेटिक में होती है, या फिर अगर वो टेरेस्ट्रियल में तो सारी एडेप्टेशन उसकी टेरेस्ट्रियल के अकॉर्डिंग हो। एम्फीबियंस वो वाहिद एक ऐसा क्लास है जो कि अनसक्सेसफुल है। अनसक्सेसफुल क्यों रहा? क्योंकि भाई ये बॉर्डर लाइन पे आ गया बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो ये इसके पास इतनी वेल एडेप्टेशन नहीं थी कि भाई ये पानी में भी सर्वाइव करे, अगर पानी में जाए या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आए तो ये वहां पर भी सर्वाइव करे। दैट्स व्हाई एम्फीबिया जो क्लास है उसे अनसक्सेसफुल हम क्लास कहते हैं, और एक ऐसा लैंड वर्टिब्रेट है जो कि हमारे पास अनसक्सेसफुल है। ठीक है, अब अनसक्सेसफुल के बाद हमारे पास बहुत ज्यादा करेक्टर हैं कि भाई अनसक्सेसफुल के करेक्टर को समझने के लिए पहले आप लोगों को इसकी बेसिक करेक्टर पता होने चाहिए। देखिए भाई, आप इसकी बॉडी देख लें तो इसकी बॉडी हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, हेड है और ट्रंक है। ठीक है, और ट्रंक में से ही इसके दो पेयर्स लिम्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, जो कि हमारे पास पेंटाडेक्टाइल लिम्स हैं। 3 to 4, 4 to 5 हमारे पास लिम्स मौजूद होते हैं। आप देख लें इसके, अगर आप ये फेलिंजेस काउंट करें तो 1 2 3 4, समटाइम 4 भी होते हैं, समटाइम 5 भी होते हैं। तो पेंटाडेक्टाइल और टेट्राडेक्टाइल लिम्स भी आप इसे बोल सकते हैं। और डिजिट्स जो हैं, ये डिजिट्स कम भी हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, राइट। अच्छा, कुछ ऐसे हमारे पास एम्फीबियंस भी हैं जिनमें लेग्स ही नहीं है। अब वो कौन से एम्फीबियंस हैं जिनमें लेग्स मौजूद नहीं है? हमारे पास एक एग्जांपल आती है जिसे हम कहते हैं सीलियंस, CAECILIANS। आप लिख लेंगे CAECILIANS। सीलियंस वो मेंबर है क्लास एम्फीबिया का जो कि स्नेक लाइक है, सांप की तरह उसका स्ट्रक्चर है। तो आपको पता है अगर रेप्टाइल है, सांप है, तो उसमें लिम्स तो होते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये खुद अपने आप को एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन शो करता है कि मे बी ये इवॉल्व जो है वो फिशेस से हुए हैं, क्योंकि कुछ में इसके हैं ही नहीं लेग्स, कुछ में बहुत अच्छे लेग्स मौजूद होते हैं विद वेब। और वेब लेग्स हमारे पास कहाँ मौजूद है? फ्रॉग में मौजूद है। इनकी जो स्किन है वो बेसिकली बहुत स्मूथ मॉइस्ट होती है, क्योंकि इनकी स्किन में ग्लैंड्स मौजूद होता है, और वो ग्लैंड्स जो है वो म्यूकस सिक्रीट करता है। उस म्यूकस सिक्रेशन की वजह से इसकी जो स्किन होती है वो स्लिपरी होती है। आपने फ्रॉग का जब डायसेक्शन करके हाथ में उठाया होगा तो आपको स्लिपरी जो स्किन है उसकी पता चल चुकी होगी। तो इसका मतलब स्लिपरी स्किन का मतलब ये स्केल्स एब्सेंट है। फिशेस में तो स्केल्स होते हैं, तो स्केल्स ने अपने आप को रिप्लेस कर दिया ग्लैंड्स में, और वो ग्लैंड्स जो कि आगे जाके म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं और उसको स्लिपरी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि इसके कुछ ऐसे क्लास एम्फीबियंस के मेंबर्स होते हैं जिनमें पिगमेंटेड सेल्स भी मौजूद होते हैं, और उन पिगमेंटेड सेल्स को आप कहते हैं क्रोमेटोफोर। CHROMATOPHORE। आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ है, ये मैं अलग से आपको चीजें बता रही हूँ। क्रोमेटोफोर, अब आप खुद देखें, ये फ्रॉग है, इसके ऊपर स्पॉट्स देख रहे हैं आप लोग, येलो कलर की अपीयरेंस है। दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रोमेटोफोर पिगमेंट सेल्स। तो हमारे पास आपने सेलेमेंडर भी देखा है, सेलेमेंडर ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो सेलेमेंडर, लिजर्ड, आप देख रहे हैं बहुत सारी कलर की होती है। तो इसका मतलब ये है कि क्लास एम्फीबिया के जो मेंबर्स हैं उनकी स्किन बहुत मॉडिफाइड है। उनमें एक तो म्यूकस होता है जो कि क्या सिक्रीट करता है, जो कि ग्लैंड्स है जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है, और स्किन को मॉइस्ट रखता है, स्लिपरी रखता है। उसके अलावा इनकी स्किन के ऊपर क्रोमेटोफोर पिगमेंट सेल्स मौजूद होते हैं, जिससे क्लास एम्फीबिया कलरेशन पर एक कलर्ड पार्ट के हमारे पास मौजूद होते हैं। अच्छा, अब आप देखें, अब इसके एडेप्टेशन की हम बेसिकली बात करते हैं। देखिए, क्लास एम्फीबिया है ना, तो एम्फीबिया डुअल लाइफ में रहे। लेट्स सपोज अगर मैं एक एम्फीबिया के एक ग्रुप की, एक स्पीशीज की बात करती हूँ, राना टिग्रीना की बात करती हूँ मैं, या फिर मैं फ्रॉग की बात करती हूँ, तो फ्रॉग का लार्वा स्टेज भी मौजूद है, अडल्ट स्टेज भी मौजूद है। होता ये है कि जब ये लार्वल फॉर्म में होता है ना, लार्वी होती है एम्फीबिया का, फ्रॉग का जब लार्वा होता है तो ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है,
और जैसे ही ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो वो गिल्स लंग्स में रिप्लेस हो जाते हैं और उसमें लंग्स और स्किन के थ्रू ये रिस्पायर करते हैं। तो इसके पास देख लें, ये नोट करने वाला डिस्टिंग्विश फीचर है कि लार्वल स्टेज में गिल्स है और एडल्ट स्टेज में लंग्स और स्किन है। ये बिल्कुल इसी वजह से क्योंकि ये डुअल लाइफ में अपनी जो है डुअल लाइफ शो करता है। अब हम इसके चैम्बर्स की बात करें तो 3 चैम्बर इसके हमारे पास हार्ट है, 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्लोज टैप सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा हम जब बात करते हैं इसके सेक्सेस की तो सेपरेट है, आपने डिसेक्शन भी किया हुआ है, मेल फ्रॉग अलग है, फीमेल फ्रॉग अलग है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहर एग रिलीज करते हैं। इंटरनल का मतलब क्या है, ज़ायगोट अंदर ही बनाता है। ठीक है जी। और मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस जो है वो ओवीपैरस है। ओवीपैरस का मतलब क्या है, एग। जो एग ले करते हैं वो ओवीपैरस कहलाते हैं और जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो विविपैरस ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीटली आप कह सकते हैं डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होती है, यानी कि लार्वी, और लार्वी अपने आप को अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो बेसिकली एम्फीबियंस हैं वो हमारे पास कहलाते हैं एनएमनियॉन्स। ठीक है जी। अब एमनियॉन भाई क्या है, देखें, जब एक फ्रॉग की डेवलपमेंट होती है तो उसके अराउंड लिक्विड आता है, उस लिक्विड को आप कहते हैं एमनियॉन। आपको नजर आ रहा है एमनियॉन। तो एमनियॉन, ये जो लिक्विड होता है ना, ये बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये आप देख लें अभी लार्वल फॉर्म में ये एग के अंदर सारे काम हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी जब एक फ्रॉग की डेवलपमेंट होती है तो ये एमनियॉन इसके अंदर मौजूद नहीं होती है, तभी क्लास एम्फीबिया जो है वो हमारे पास एन एमनियॉन कहलाते हैं। ये जो क्लास एम्फीबिया है ये बेसिकली पोइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिज्म है। पोइकिलोथर्मिक का मतलब क्या है, ये एक्टोथर्म है। एक्टोथर्म का मतलब है कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है ये जैसा बाहर का एनवायरनमेंट होता है बिल्कुल वैसा ही इनका इंटरनल का एनवायरनमेंट होता है, यानी कि ये डिपेंड करते हैं बाहर के एनवायरनमेंट पे। अगर एक ऑर्गेनिज्म बाहर के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा ना, इसका मतलब जैसा बाहर का एनवायरनमेंट उसी तरीके से उसके अंदर का एनवायरनमेंट, तो बहुत सारी प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है ऑर्गेनिज्म। इस चीज से बचने के लिए क्लास एम्फीबिया 2 टाइप की मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। द वन इज कॉल्ड हाइबरनेशन एंड द अदर वन इज कॉल्ड एस्टिवेशन। अब ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या कंडीशन है। हाइबरनेशन का मतलब ये है कि फ्रॉग अपने आप को छुपा लेता है ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन में। कहाँ छुपाता है, नीचे मड के अंदर। एस्टिवेशन में यही प्रोसेस अपने आप को छुपाएगा समर के अंदर, तो वो कहेगा एस्टिवेशन। क्यों भाई, क्योंकि बाहर तो समर है, अब उसकी बॉडी के अंदर भी हॉट टेम्परेचर है, बाहर भी हॉट टेम्परेचर है, तो वो तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा। तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये जो एम्फीबिया है ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन परफॉर्म करता है। बेसिकली हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के थ्रू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए रेस्ट कंडीशन में चला जाता है। रेस्ट कंडीशन का मतलब ये है एनवायरनमेंट से एस्केप हो जाता है और अपनी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। समझ आ रहा है, अपना रिप्रोडक्शन, अपना मेटाबॉलिज्म सबको रिड्यूस, खत्म नहीं कर देता, रिड्यूस कम से कम कर देता है। और वो जब तक छुप जाता है फेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल एनवायरनमेंट वापस से हो जाए एनवायरनमेंट, तब तक के लिए इंतजार करता है। जब बाहर का एनवायरनमेंट उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग फेवरेबल हो जाता है, दैट्स वाई वो फिर बाहर उस मड से बाहर निकलता है और अपनी लाइफ गुजारता है। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन सिर्फ और सिर्फ एम्फीबियंस ही नहीं करते, बल्कि हाइबरनेशन पोलर बेयर्स भी करते हैं। और आपको पता है जो बेयर्स हैं वो एम्फीबियन की क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है बेयर्स जो हैं वो आर्कटिक और एंटार्क्टिक कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो इनको भी हाइबरनेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। अपनी बॉडी की एक्टिविटी को रिड्यूस कर लेते हैं कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ताकि बाहर का एनवायरनमेंट इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग दोबारा सही हो जाए और फिर वो अपने जहाँ छुपे हुए होते हैं, जाहिर सी बात है बेयर्स जो है वो मिट्टी में तो नहीं छुपेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके अपने जो हैबिटेट में जाके छुप जाते हैं। ठीक है। और फिर जब टेम्परेचर वापस से ठीक हो जाता है तो फिर बाहर आ जाते हैं। इसी तरीके से एस्टिवेशन जो होती है, गर्मियों में ज्यादातर फिशेस ही काम करती है। फिशेस अपने आप को फिशेस जो है वो अपने आप को कॉरल्स के अंदर भी छुपा देती हैं समटाइम।
फिशेस समटाइम अपने आप को मड के अंदर भी छुपा देते हैं अगर अगर तो वाटर का टेम्परेचर डिसबैलेंस होता है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, राइट। तो ये जो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन है, ये एक वही ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है जब वो मेटाबॉलिज्म को ज्यादा जो है वो बैलेंस ना कर पाए विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरमेंट, ठीक है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, पोइकिलोथर्म है, जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा बिल्कुल उसी तरीके से इनका टेम्परेचर उसके बिल्कुल सेम टू सेम हो, ठीक है। हम तो क्या होता है, हमें अगर बाहर कोल्ड एनवायरमेंट होता है तो हमारी बॉडी में थोड़ी सी बॉडी का टेम्परेचर हाई होना शुरू होता है बिकॉज ऑफ सर्टेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस। लेट सपोज अगर बाहर हॉट टेम्परेचर है तो स्वेटिंग होती है, यानी कि अपोजिट करके बॉडी का वापस से मेंटेन हो जाता है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म में जैसे एम्फीबियंस है, ये तो अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। क्लास एम्फीबियंस की मैं आखिरी चीज बताती हुई एंड करूंगी, जो कि हम कहेंगे एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन का मतलब क्या है, कौन सी एडेप्टेशन है जो फिशेस से इवॉल्व हुआ है, ये ऐसे कौन से एविडेंसेस हैं, राइट, कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे ये साबित होता है कि ये फिशेस से इवॉल्व हुआ है। सबसे पहली चीज कि इनके फिशेस क्योंकि बोली आपकी आवाज कट हो रही है बहुत जी, अब आ रही है ठीक? थोड़ा आराम से, सिर्फ आपने ओके जी, सो हम थोड़ी सी एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन क्लास एम्फीबियंस की बात कर देते हैं। ये जो एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है, मैंने आपको किंगडम एनिमेलिया के हर फाइलम और हर क्लास के बारे में बताई है, जो कि आपके बुक के अंदर नहीं बताई हुई है। आप इसको जरूर लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे अपने पास जो है, और उसको याद रखेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन क्लास एम्फीबिया की लिम्स हैं। लिम्स एक इनका ऐसा एक एडेप्टेटिव ऑर्गेन है जिसकी वजह से क्लास एम्फीबिया ओरिजिनेट हुआ। और आपको पता है लिम्स होता है फॉर द मूवमेंट इन द सबस्ट्रेटम, लिम्स से ही मूव करते हैं। ये एक पहला इनका एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। दूसरा, इनके पास लंग्स हैं फॉर ब्रीथिंग, क्योंकि आपको पता है गिल्स जो है वो इट्स नॉट अ रिस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो लंग्स की ओरिजिनेशन होना एम्फीबियंस के अंदर, ये एक इनका एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है। उसके अलावा इनकी स्लिमी स्किन है, जिससे क्या होता है, इनकी स्किन जो है वो प्रोटेक्ट रहती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इनको खा नहीं सकता, राइट। तो प्रीडेटर से बचने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर स्केल्स होते हैं, ताकि जब प्रीडेटर खाए उसको चुभे तो वो छोड़ दे। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिजम्स की पास की स्किन जो है वो बड़ी स्लिमी होती है, जिससे वो फिसल जाए, हाथ में ना आए। दैट्स वाई ये जो स्लिमी स्किन है ये एडेप्टेशन। उसके अलावा आप सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने जैसे आपको बताया, इनके पास क्लोज शेप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो बोन्स है, क्योंकि दे आर वर्टिब्रेट, दे हैव एंडोस्केलेटन, इनकी जो बोन्स है वो बहुत ज्यादा लाइट वेट की होती हैं, ताकि इनकी पूरी बॉडी लाइट रहे। जैसे बर्ड्स है ना, बर्ड्स की बोन्स लाइट होनी चाहिए ताकि, क्योंकि उन्हें फ्लाई करना है। एम्फीबियंस की बॉडी लाइट इसलिए होती है फॉर प्रॉपर लोकोमोशन एंड फॉर प्रॉपर मूवमेंट। अगर इनकी बॉडी के अंदर ज्यादा वेट होगा या बोन्स जो है वो वेट कंटेनिंग होंगी, तो उसकी वजह से लोकोमोट करने में इनको प्रॉब्लम होगी, राइट। तो दैट्स वाई ये चीजें जो थी वो इनकी एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है। अब बात ये कर लेते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स थे, ऐसे कौन से करेक्टर हैं जिनकी वजह से इसे अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट कहा गया। सबसे पहली चीज, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इसका मतलब वो अपने टेम्परेचर के साथ बिल्कुल कोप नहीं कर सकते,
अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस से अपने एनवायरनमेंट को, अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर आउटर एनवायरनमेंट बैलेंस नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है एक ऑर्गेनिज्म के लिए जब अगर वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो। उसके अलावा इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा पतली है। अगर इनकी स्किन बहुत ज्यादा पतली होती है तो इनको डिहाइड्रेशन का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो डिहाइड्रेशन से क्या होगा कि इनका वाटर जो है वो लॉस हो जाएगा अगर जब ये अडल्ट बॉडी इनकी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मौजूद होगी। इसके अलावा ये जो एग ले करते हैं वो बहुत स्मॉल साइज के और शेल नहीं होता, तो शेल मौजूद नहीं है अगर एक एग में, तो कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म, फिशेस बड़े शौक से खाते हैं फ्रॉग के एग्स, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी प्रीडेटर जो है वो इनके एग्स को इजीली खा सकता है। तो इससे क्या होगा, इनका रिप्रोडक्शन जब नहीं बढ़ेगी तो ये ऑर्गेनिज्म का सक्सेसफुल क्राइटेरिया उसकी रिप्रोडक्शन से शो होता है। जितनी ज्यादा वो रिप्रोडक्शन करेगा उतनी ज्यादा वो अपनी बढ़ाएगा। उसके अलावा जब हम इसके एग की बात करते हैं, जैसे मैं अगर आपको एक एग दिखा दूं तो यहाँ पर एग में बेसिकली बिल्कुल जो है आपको ये वाइटलेस नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली वाइटलेस होता है यॉक लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो यहाँ पर इसके जो एम्फीबियंस हैं इनके एग्स के अंदर यॉक की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो यॉक बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो यॉक का इनसफिशिएंट होना भी कंप्लीट डेवलपमेंट एम्ब्रियो को या सक्सेसफुल एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में बैरियर बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। अगर इसके एग्स के अंदर यॉक ज्यादा होती तो तब इसका सर्वाइवल रेट और ज्यादा बढ़ सकता। तो ये बेसिकली कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एम्फीबियंस को अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा क्लास एम्फीबिया एंड हो गया। नाउ मूव टुवर्ड द अनदर क्लास दैट इज कॉल्ड क्लास रेप्टिलिया। अच्छा जी, हमारे पास जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स के सबसे पहले हम इसके कॉमन कैरेक्टर को लेके फिर हम इसके डिस्टिंग्विश कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। क्लास रेप्टिलिया कंप्लीटली हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का एनिमल है, लेकिन इसके कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर में भी रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल बिलोंग टू क्लास रेप्टिलिया। तो क्रोकोडाइल पानी में भी रहता है, खुश्की में भी रहता है, राइट। तो इससे ये बताया गया है कि क्योंकि इसके कुछ मेंबर्स पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं, उनके पास एडेप्टेशन होती है पानी में भी सरवाइव करने की। दैट्स व्हाई कहा ये गया है कि मे बी दे इवॉल्व फ्रॉम अ एम्फीबियंस और दे मे बी इवॉल्व फ्रॉम अ पाइसेस एज वेल। अब हम कुछ इसके एडेप्टेशन की बात करते हैं। एडेप्टेशन फॉर लाइफ ऑन लैंड। सबसे पहली एडेप्टेशन इसकी है, दे आर एमनियोटिक एग। आप इसके एग देखें, एग में एमनियन मौजूद है। और आपको पता है, मैंने आपको बताया व्हाट इज द एमनियन। एमनियन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द एम्ब्रियो। इस एमनियन से, ये जो एमनियन है वो कंप्लीटली इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट। दूसरा, वाटर टाइट स्केल्स। इनकी जो बॉडी है वो स्केल से कवर्ड होती है। आपको क्रोकोडाइल के अंदर स्केल्स आपको बॉडी पे बहुत क्लियर नजर आते हैं। यहाँ भी तो एक जो है वो लिजर्ड हमें दिखाई हुई है जिसमें स्केल्स, इसकी बॉडी देखिए स्केल्स मौजूद हैं। इस स्केल से बेसिकली क्या होता है, डिहाइड्रेशन से ये बच जाते हैं, अंदर से बाहर नहीं जा सकते, वाटर लॉस नहीं होता। और दूसरा बात ये है कि प्रीडेटर से अपने आप को ये बचा के रख सकते हैं। उसके अलावा थर्ड वन इज वन ऑसिपिटल कॉन्डाइल, वन पॉइंट ऑफ अटैच ऑफ द स्कल विद द वर्टिब्रल कॉलम। इसके अलावा इनके पास एक मौजूद होता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ऑसिपिटल कॉन्डाइल बेसिकली कहा जाता है आइस को। तो बेसिकली आइस जो है वो डायरेक्टली अटैच इनके स्कल से होता है, और स्कल जो है वो आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि इनके पास एक एडवांस टाइप की, आप कह सकें एडवांस टाइप का एनाटॉमी मौजूद है, मॉर्फोलॉजी मौजूद है, जिससे ये अपनी लाइफ इजीली सरवाइव कर सकते हैं। इनके कहा ये जाता है कि इनकी जो आईज हैं वो बहुत कम, दे हैव वेरी यूनिक कंपाउंड आईज मौजूद, और इनकी जो विजन होती है वो बहुत ज्यादा शार्प होती है। तो ये जो अपने प्रीडेटर को बड़े दूर से देखते हैं और दूर से ही ये शिकार कर सकते हैं। आप स्नेक की एग्जांपल ले लें। हमारे पास जो स्नेक है वो बेसिकली क्या करता है, वो दूर से ही देख लेता है कि भाई ये इसने जिसको प्रीडेट करना है, ठीक है। तो इनका जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है वो बहुत ज्यादा वेल एडवांस टाइप का मौजूद है। उसके अलावा इनके पास दे हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखिए पहले जितने मौजूद थे, अब टिल इकाइनोडर्म्स
तो हमारे पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो इतना ज्यादा वेल एडवांस नहीं था, ज्यादा से ज्यादा मेटानेफ्रेडिया तक मौजूद था। अब हम जब वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो उनके पास किडनीज मौजूद होती हैं, तो वाटर कंजर्विंग किडनीज मौजूद है, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल पे रह रहा है तो उसको वाटर को कंजर्व करना जरूरी है। दे ऑल्सो हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, और लेकिन एक क्रोकोडाइल है जिसके पास 4 है। तो देख लें आप, इसके अंदर ही फाइलोजेनेटिक चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो जब एक सेम क्लास में से कोई भी एक डिफरेंट आ जाता है ना, तो ये शो करता है एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, ठीक है जी, कि ये मे बी दे मे बी एंसेस्टर ऑफ सम अदर ग्रुप, क्या पता क्रोकोडाइल एंसेस्टर हो जिससे और डिफरेंट स्पीशीज ओरिजिनेट हुई हूँ। क्लॉज फॉर डिगिंग एंड लोकोमोशन, आप देख लें इसके क्लॉज बहुत एडवांस होते हैं जिसमें शार्प पॉइंटेड नेल्स मौजूद है जिससे वो डिग करते हैं, लोकोमोट करते हैं, ग्रैब करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। इनका रिस्पायरेटरी सिस्टम भी बहुत ज्यादा एडवांस है, लंग्स से रिस्पायर करता है एज वेल एज थ्रू स्किन। लॉस ऑफ लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ फिश एंड एम्फीबियंस, अब देखिए फिशेस के पास और एम्फीबियंस के पास जितने भी बॉडी के ऊपर स्लिमी स्किन थी या फिशेस के ऊपर स्केल्स मौजूद थे, तो ये तमाम चीजें हमारे पास फिशेस के जो स्केल्स थे वो रेप्टाइल्स के अंदर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर ये एक डिस्टिंक्ट करेक्टर आ जाता है, ये वो करेक्टर है जो कहा यह जाता है कि फिशेस यानी एंसेस्टर में था, तो एम्फीबियंस में वो स्किन मॉडिफाइड हो गई, और रेप्टाइल्स के अंदर उसकी स्किन और मॉडिफाइड हो गई, और वहां से स्लिमी स्किन रिड्यूस हो गई, स्लिमी स्किन का जो स्ट्रक्चर था वो रिड्यूस हो गया। अच्छा जी, 17 ऑर्डर्स ऑफ रेप्टाइल बट ओनली मेंबर्स ऑफ 4 रिमेन अलाइव टुडे। 17 ऑर्डर थे, क्लास के बाद ऑर्डर ही आता है ना, अगर आप हायरार्की देखें, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, 17 ऑर्डर थे जिनमें से सारे के सारे एक्सटेंट हो गए, सिर्फ 4 मौजूद हैं। तो ये हमारे पास जो 4 हैं अभी भी पूरी दुनिया में जो मौजूद है रेप्टाइल्स, वो 4 ऑर्डर्स ही हैं जो कि अपने आप को जो है उसने डाइवर्सिफाई किया हुआ है। तो क्लास रेप्टिलिया भी कहीं ना कहीं अपनी बहुत ज्यादा एडेप्टेशन लैंड की तरफ शो करता है, क्योंकि इसने तो अपनी लाइफ कहाँ गुजारनी, सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे गुजारनी है। तो ये इसकी वजह से हमारे पास ये दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड द एडेप्टेशन फॉर लाइफ ऑन लैंड। अच्छा, अब हम जरा कुछ इसके जनरल कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। भाई आप देख लें, इसके पास भी 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स मौजूद है, एक 4 लिम्स, दूसरा हैंड लिम्स फॉर द मूवमेंट एंड लोकोमोशन, और इनके पास 5 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, राइट। स्किन इनकी बहुत ज्यादा रफ होती है, एम्फीबियंस की स्किन बहुत स्लिमी थी, इनकी स्किन बहुत ज्यादा रफ है, ड्राई है। यही वो कैरेक्टर है जिससे आप कह सकते हैं एडेप्टेड टू लैंड लाइफ। 4 चैम्बर्ड है जिसमें से 2 एट्रिया है और वेंट्रिकल भी 2 है, लेकिन वो पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल मौजूद है। रेप्टाइल्स अगेन कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, पोइकिलोथर्म है, दैट्स व्हाई रेप्टाइल्स के भी जो मेंबर्स होते हैं वो हाइबरनेट करते हैं अपने आप को ड्यूरिंग विंटर सीजन में। अच्छा, वो हॉट सीजन में अपने आप को ये किसी ना तरीके से रेगुलेट कर लेते हैं अपनी बॉडी को। तो ये जो रेप्टाइल है ना, ये भी हाइबरनेट करते हैं अपने आप को, हाइबरनेशन करते हैं, जिसमें अपनी जो एक्टिविटी होती है वो अपनी एक्टिविटी को मिनिमम कर देते हैं। सेक्सेस सेपरेट है इसके भी, मेल अलग है, फीमेल अलग है। गोनेट्स पेयर में मौजूद होते हैं, जैसे हमारे पेयर्स में मौजूद होते हैं 1 पेयर ऑफ टेस्टिस एंड 1 पेयर ऑफ ओवरीज। तो इनके पास भी गोनेट्स जो है, अगर मेल है तो दो अदर टेस्टिस मौजूद है, और अगर फीमेल है तो 2 ओवरीज मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्रॉग में भी हमने देखी थी। फर्टिलाइजेशन इसकी इंटरनल ही होती है और एक्सटर्नल इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इसकी जो रेप्टाइल्स की फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, एम्फीबियंस में इंटरनल भी थी, एक्सटर्नल भी थी। रेप्टाइल्स ओवीपेरस है, मोस्ट फॉर्म जो है वो ओवीपेरस है, यानी कि एग ले करते हैं। अब इनका जो अब हमने बात कर दी एग की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके एग के ऊपर। लेट्स सपोज दिस इज द एग ऑफ रेप्टाइल। ये जो इनका जो एग का साइज होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। इनके पास एमनियोटिक लेयर है, दैट्स व्हाई इसे आप एमनियन कहते हैं। उसके अलावा इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक एग मौजूद होता है। यॉक की वजह से इनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होती जैसे एम्फीबियंस को। इसके अलावा इनका जो एग है वो आउटर शेल से कवर्ड होता है, तो शेल भी एक प्रोटेक्शन है, क्योंकि शेल शेल एक तो प्रीडेटर से इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई इसको इजीली खा नहीं सकेगा। दूसरी चीज, अंदर का जो लिक्विड है, क्योंकि ये सारा एमनियन
कोरियन, एल्ब्यूमिन, एलेंटॉइज, ये तमाम जो इसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये तमाम के तमाम लिक्विड कंटेनिंग है। तो शेल अगर नहीं होता तो लिक्विड तो अगर हॉट टेम्परेचर हो तो एवेपोरेट हो जाता ना। तो शेल की वजह से इनकी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड है। अच्छा, अब आप बेसिकली ये जरा देखें, मैं थोड़ा सा इसमें से आपको एडिशनल चीज बता रही हूँ सिंटेक्स बुक बोर्ड के अलावा। देखिए, एक होता है एम्ब्रियो, राइट, एक होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एम्ब्रियो के अराउंड जितनी भी मेम्ब्रेन्स जो एम्ब्रियो को रैप करती है ना, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। बेसिकली 3 तरह की होती है, एमनियन, एलेंटॉइस और कोरियन। एमनियन वो सबसे प्राइमरी लेयर होती है जो एम्ब्रियो को कवर करती है। एलेंटॉइस वो लेयर होती है जिसमें ब्लड कैपिलरीज बनना शुरू होती हैं। ब्लड वेजल्स चाहिए ना, ब्लड वेजल्स तो चाहिए। तो ब्लड वेजल्स, क्योंकि अगर मैं इसको ह्यूमन की बात करूं ना, तो अगर फीमेल है, मैमल्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्योंकि एलेंटॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मदर की बॉडी से कनेक्ट होने का। तो यहाँ पर आप देख लें, एलेंटॉइस के अंदर इसी एम्ब्रियो से, क्योंकि एम्ब्रियो ने पूरा ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करना है, तो ब्लड वेजल्स अराइज हो रही हैं। एंड देन द कोरियन, कोरियन इज द अपर मोस्ट लेयर। तो प्राइमरी लेयर अगर एमनियन है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है कोरियन। ठीक है जी। उसके अलावा एम्ब्रियो को आउटर भी कवर किया हुआ है एल्ब्यूमिन ने। एल्ब्यूमिन इज अ व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, और एल्ब्यूमिन में भी एल्ब्यूमिन बेसिकली प्रोटीनिशियस होता है, जो कि ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इनके पास एयर पॉकेट भी मौजूद होता है, जिससे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो चाहिए ना नरिशमेंट के लिए। तो शेल अगर पूरा का पूरा कवर्ड है तो एयर पॉकेट मौजूद है, और इसकी जो करीब लेयर होती है शेल की, वो बड़ी पतली होती है। तो इसके थ्रू क्या करता है, शेल की क्रॉस करते हुए में ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से बाहर जाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्लास रेप्टिलिया के मैंने कुछ आप लोगों को चीजें बताई हैं। अब हम जरा बात कर लेते हैं क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया की जरा पास हिस्ट्री की, कि किससे भाई ये इवॉल्व हुआ है। अब कहा ये जाता है कि रेप्टाइल्स जो हैं वो मेसोजोइक एरा में इवॉल्व हुए हैं। सबसे बड़ा जो एरा हमारे पास है रेप्टाइल्स से रिलेटेड, वो कहलाता है हमारे पास मेसोजोइक एरा। और एमनियन अलग लेयर है, दैट इज गोइंग टू सराउंड द एम्ब्रियो। एलेंटॉइस इज द अदर लेयर इन विच द ब्लड वेसल्स आर गोइंग टू ओरिजिनेट। जहां से ब्लड वेसल्स फर्स्टली ओरिजिनेट होती हैं, अराइज होती हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं एलेंटॉइस। तो एलेंटॉइस में ब्लड वेसल्स मौजूद है, एमनियन में ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है। एंड कोरियन इज आउटर मोस्ट, ये जो बिल्कुल आउटर है ना, उसे हम कह रहे हैं कोरियन। सो जो ओके, हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। अब 1 मिनट से भी कम रह गए हैं। ओके जी, रेप्टाइल्स की जो पास हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा अर्थ में डोमिनेंट थी मीसोजोइक एरा में, जो कि अगर हम अभी मॉडर्न एज से अगर मीसोजोइक एरा की बात करें तो अराउंड 250 to 70 मिलियन ईयर्स अगो एक ऐसा दौर था जिसमें रेप्टाइल्स जो थे वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे अर्थ में। और उस वक्त अर्थ का जो टेम्परेचर होता था वो बहुत ज्यादा हाई होता था, क्योंकि रेप्टाइल्स के लिए हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा इनके लिए फेवरेबल है। अब आप इसी से नोट करें कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लास रेप्टिलिया के जो मेंबर्स हैं वो हॉट टेम्परेचर में अपने बॉडी को रेगुलेट करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कोल्ड टेम्परेचर में क्या करते हैं, वो अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक वो की पॉइंट है जिससे आपको पूरी हिस्ट्री समझ आ जानी चाहिए डायनासोर तक की। तो कहा यह जाता है कि डायनासोर थे जो कि हमारे पास कहते थे टेरिबल लिजर्ड। डायनासोर को टेरिबल लिजर्ड कहा जाता था। और आप ये देखें उसका साइज कितना बड़ा है। और ये इसको अगर हम बोलें कि सबसे बड़ा जो था वो था ब्रोंटोसोरस, जो 66 फीट फ्रॉम हेड टू टेल, और इसका वेट 28.1 टू 34.5 मीटर टन रेंज तक का उसका वेट था। तो ये ब्रोंटोसोरस जो था सबसे हमारे पास एंसेस्ट्रल ग्रुप ऑफ क्लास रेप्टिलिया का है, बहुत पावरफुल हमारे पास रेप्टिलिया का। आप देख लें विद लॉन्ग नेक, तो ये डायनासोर की ही एक स्पीशीज है। तो कहा यह जाता था कि
उस वक्त अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हॉट होता था, जिसकी वजह से रेप्टाइल्स जो थे वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गए थे पूरी दुनिया में। रेप्टाइल, हर जगह रेप्टाइल्स ही रेप्टाइल। फिर क्या हुआ कि अर्थ का टेम्परेचर एकदम से ठंडा होना शुरू हुआ। तो जैसे ही वो ठंडा होना शुरू हुआ, कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट कुछ और कहते हैं। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो ये है कि साइंटिस्ट ही कहते हैं कि उसके बाद अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि आपके सामने भी अर्थ का टेम्परेचर चेंज होता ही रहता है ग्रेजुअली, राइट। तो उस वक्त अर्थ का टेम्परेचर जो ग्रेजुअल चेंज हुआ हॉट से डायरेक्ट कोल्ड के अंदर, तो कोल्ड में वो इतना ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया क्लास रेप्टिलिया। तो आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती गई और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि जो ब्रोंटोसोरस और टायरानोसोरस जैसे स्पीशीज थी वो एक्सटिंक्ट होती चली गई, ठीक है। और ये फॉसल रिकॉर्ड से ही साबित होती है ये चीज, ये किसी ने आंखों से इन चीजों को देखा नहीं है। ये तमाम जो आप देख रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हैं मूवीज के अंदर, ये सब एक हाइपोथेसिस है, ये सब इमेजिनेशन इसकी डायग्राम है, और ये भी इमेजिनेटेड डायग्राम है। हमें सिर्फ थोड़े थोड़े से कहीं से बोन्स मिले, कहीं से फॉसल्स मिली, तो एक जो आर्टिस्ट होता है वो उसकी डायग्राम ओरिजिनेट कर देता है, ठीक है जी। सो ये हमारे पास थे। आपने भाई ये याद रखना है कि ओरिजिनेट किस एरा में क्लास रेप्टिलिया ओरिजिनेट हुई, मेसोजोइक एरा में क्लास रेप्टिलिया ओरिजिनेट हुई। अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्लास रेप्टिलिया है उससे उसकी सक्सेसफुल एडेप्टेशन ऑन लैंड। देखिए, सबसे पहली चीज उसकी ड्राई स्किन। उसकी ड्राई स्किन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसको एडेप्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर लिविंग ऑन लैंड। लैंड के लिए ड्राई स्किन का होना बहुत जरूरी है। स्लिम स्किन होती तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते। तो ड्राई स्किन जो बेसिकली है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस एज वेल। उसके अलावा ये पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग था, यानी कि दे हैव प्रॉपर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अलावा इसकी जो नेक है वो मूवेबल नेक है और वो बॉडी से इंडिपेंडेंट है। वो जिस तरीके से चाहे अपनी अपनी मूव कर देती है। आप सांप को ही देख लें, सांप की जो पूरा ट्रंक है वो एज इट इज सेम जगह पे रहता है, लेकिन वो अपनी नेक को ही बॉडी के अराउंड पे, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अराउंड पे आराम से मूव कर लेता है। तो उसकी जो नेक है वो अपनी टेल से इंडिपेंडेंट है। उसके अलावा इनका जो मैकेनिज्म है, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म, वो बहुत ही ज्यादा वेल एडवांस है, बहुत ही ज्यादा बेटर इनका वो है। रिस्पायरेटरी सिस्टम, लंग्स के थ्रू ये रिस्पायर करते हैं एज वेल एज ऑन देयर स्किन। फर्टिलाइजेशन इनकी प्रॉपर इंटरनल होती है। एग, जैसा कि मैं आपको बता चुकी, एग जो है वो बहुत ज्यादा वेल एडवांस है, शेल से कवर्ड है, जिससे लैंड पे भी प्रोटेक्शन हो जाती है, कोई भी प्रेडेटर उसको इजीली खा नहीं सकता। अब मैंने आप लोगों के सामने ये डायग्राम रखी हुई थी, दैट इज कॉल्ड स्फेनोडोन। स्फेनोडोन इज अ लिविंग फॉसल। स्फेनोडोन आप देख लें, एक ऐसा लिविंग फॉसल है जो कि कहा जाता है कि अपने आप को खुद इटसेल्फ रिप्रेजेंट करता है कि मे बी दे इवॉल्व फ्रॉम एम्फीबियन और मे बी दे इवॉल्व फ्रॉम पाइसेस एज वेल और फिशेज एज वेल। तो स्फेनोडोन आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसके पास लिम्स देखें, इसकी बॉडी पे देखें स्केल्स, ठीक है जी। तो ये स्फेनोडोन कहा जाता है कि लिविंग फॉसिल्स है, जो कि न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा इसको जो है वो देखा गया है, और सबसे ज्यादा स्पीशीज स्फेनोडोन की न्यूजीलैंड में ही हमें दिखने को मिलती हैं। अब हम जरा एक बड़ा डिस्टिंग्विश मैकेनिज्म की बात करते हैं जो कि क्लास रेप्टिलिया में है, डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये डिफेंस मैकेनिज्म कुछ लोगों के लिए उल्टा भी हो जाता है। इसके अपने लिए तो वो डिफेंस मैकेनिज्म शो होते हैं, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए ये हार्मफुल भी होता है। इनके पास स्पेशल टाइप के टीथ मौजूद होते हैं और उस टीथ को आप कहते हैं फैंग। फैंग के अंदर से निकलता है पॉइजन, देख ले लिक्विड, और इस पॉइजन को आप कहते हैं विनोम। बेसिकली होता ये कि इसके टीथ के साथ, मैं पूरा आपको मैकेनिज्म बता रही हूँ, आपकी बुक के अंदर ये पूरा बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है। तो एडिशनल चीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये फैंग के ऊपर आप देख ले विनोम, विनोम का एक कैनाल मौजूद है जो कि यहाँ पर एक ग्लैंड्स के साथ है, और इस ग्लैंड में, ये ग्लैंड है जो कि विनोम प्रोड्यूस करता है, पॉइजन प्रोड्यूस करता है। तो सांप का जब बोलते हैं ना कि ये जहर निकाला हुआ सांप है, तो उसका ये बेसिकली ये चीज कट करके, इसका जो अपर जो है वो कट करके इसका ग्लैंड निकाल दिया जाता है, क्योंकि ग्लैंड ही नहीं रहेगा तो ये पॉइजन कहाँ से बनाएगा।
एंड ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ कंप्रेसर मसल्स, ये इसके कंप्रेसर मसल्स, एंड जब ये कंप्रेस करता है तो ये फटाफट से कैनाल से मूव होता हुआ विनोम जो टीथ में आ जाते हैं, इसके फैंक्स में आ जाते हैं, एंड देन वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली पूरा मैकेनिज्म है जो कि एक बहुत ही ज्यादातर स्नेक वगैरह में क्लास हमारे पास जो रेप्टाइल के एक बहुत डेंजरस ऑर्डर्स में पाया जाता है, जिसमें कोबरा, सी स्नेल, पॉइजनस स्नेल, जितने भी हमारे पास किंग कोबरा, हमारे पास विपर, ये तमाम ऐसे स्नेक हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस स्नेक्स हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैंग एंड वीनू। ठीक है जी, तो इनके फैंग्स भी तोड़ दिए जाते हैं। अगर फैंग भी तोड़ दें तब भी ठीक है, क्योंकि ना फैंग रहेंगे ना ये विनोम सिक्रीट होगा, या फिर इसका जो है वो यही निकाल दे, क्योंकि इसका जो बेसिकली काटना होता है ना, बहुत सारे लोग तो उसके काटने पे ही मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इनका ना एक साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि भाई आप काट दिया, अब भले उसने पॉइजन इंजेक्ट किया हो नहीं किया हो, क्योंकि ये जब काटते हैं तो ये इस तरीके से टिश्यूज डैमेज करता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके टिश्यू जब डैमेज होते हैं ना, तो वो उसका जो पेन होता है वो इससे बर्दाश्त नहीं होता ऑर्गेनिज्म से। ठीक है जी, तो कभी इसके फैंक्स तोड़ दिए जाते हैं, कभी इसका ग्लैंड्स निकाल दिए जाते हैं, तो दोनों कंडीशन में इससे जो है लोग जो है इससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ऑल दो सबका नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये भी इसका डिस्टिंग्विश करेक्टर है। अगर आप सभी जितने भी क्लास रेप्टाइल्स के मेंबर्स हैं सभी का अगर आप निकाल दें तो ये इसका यही तो इसका डिस्टिंग्विश फीचर है। अगर यही आप निकाल देंगे तो ये इसकी स्पीशीज यहीं पर ही एक्सटेंड हो जाएगी, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास रेप्टिलिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्लास, दैट इज क्लास एव्स। और एव्स में हमारे पास आते हैं बर्ड्स। अच्छा जी, हम सबसे पहले इसकी बात कर देते हैं क्लास रेप्टिलिया के वो एडेप्टेशन जिससे वो फ्लाई करते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी क्लासेस थी फ्रॉम फाइलम पोरीफेरा टिल फाइलम कॉर्डेटा, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं था जो फ्लाई कर सकता हो। तो यहाँ पर एक ऐसा ओरिजिनेट हुआ ऑर्गेनिज्म जो कि फ्लाइट कर सकता है। अब एक ऑर्गेनिज्म क्लास एम्फीबियम में कौन से करेक्टर रिकॉर्डेड किए गए जिससे इनके पास एबिलिटी है फ्लाई करने की? नंबर 1, दे आर एंडोथर्मिक और हाई मेटाबॉलिक रेट। ये एंडोथर्मिक वार्म ब्लडेड एनिमल है। टेट्रापोड्स की सारी क्लासेस कोल्ड ब्लडेड है, सवाए एप्स के और सवाए मैमल्स के, राइट। तो जो क्लास एप्स हमारे पास है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है। अब वार्म ब्लडेड एनिमल को ना हाइबरनेट की जरूरत पड़ती है ना एस्टिवेट की जरूरत पड़ती है। दे कैन रेगुलेट their internal physiological mechanism. They have vertebral column modified for flight. इनका जो vertebral column है वो इतना ज्यादा modified है जिससे फ्लाई कर सकते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि उनकी बोन्स की अरेंजमेंट कैसी होती है। अच्छा जी, उसके अलावा इनका जो एंडोस्केलेटन है, दैट्स व्हाई दे कंसिस्ट ऑफ बोन्स। तो बोन्स इनकी बहुत ज्यादा लाइट वेट होती हैं और वो खोखली होती हैं, अंदर से पोरस होती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा एयर स्पेसेस मौजूद होते हैं। जिससे क्या होता है, एयर स्पेसेस का मतलब ये सुराख है बोन्स के अंदर, तो बहुत पतली है इतनी, जिसकी वजह से इनका बॉडी का वेट जो है वो बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है, जिससे फ्लाई करने में आसानी होती है। इसके अलावा इनका जो माउथ है वो मॉडिफाइड हो गया बीक के लिए, और इनके पास टीथ मौजूद नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे भी वेट कम हो जाता है। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, प्रॉपर टाइप का 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल मौजूद है। एंड दे आर सुपर एफिशिएंट रिस्पिरेटरी सिस्टम। इनके पास सुपर एफिशिएंट रिस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह का मौजूद है? दे हैव प्रॉपर लंग्स, और लंग्स के ऊपर स्पेशल एयर ब्लैडर्स भी मौजूद है। एक तो यानी कहने का मतलब है लंग्स भी मौजूद है और लंग्स के ऊपर स्पेशल पाउचेस भी मौजूद है जिसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं और उसको लेके ऊंचाइयों तक ये उड़ सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो एग ले करते हैं वो एमनियोटिक एग होता है, और अब मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगी क्योंकि मैं बता चुकी हूँ व्हाट डू यू मीन बाय एमनियोटिक एग। तो एक ही था वो एन एमनियन था जो कि हमारे पास एम्फीबिया था। उसके अलावा हमने रेप्टाइल्स पढ़े, हमने बर्ड्स पढ़े, सारे के सारे एमनियोटिक एग्स हैं। अच्छा, अब द स्टडी ऑफ द बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, ये भी आपने याद रखना है। और ये हम डिस्कस करेंगे आगे के सारे ही बर्ड्स उड़ने के लिए नहीं होते, कुछ जो है वो नॉन फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं। अब ये जो नॉन फ्लाइंग बर्ड्स हैं इनको पहले तो डिस्कस करने के लिए हम इसके जरा करेक्टर की बात कर लेते हैं।
जनरल फीचर की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना, फिश की जो बॉडी है वो स्टीम लाइक है। स्टीम लाइक का मतलब ये होता है जैसे एक पतंग की प्रॉपर शेप है, अगर आप उस पतंग की शेप को आप इसको स्क्वायर कर दें वो कभी भी उड़ेगी नहीं सर, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी भी बॉडी आप देखिए स्टीम लाइक है, ये स्टीम लाइक। इसी स्टीम की वजह से ये हवा को क्रॉस करती हुई आगे बढ़ती है, तो ये मूवमेंट में हेल्प करती है। अब आप इसकी बॉडी को देखें तो उसकी बॉडी डिवाइड करती है हेड, नेक और ट्रंक में, ठीक है जी। हेड, नेक एंड ट्रंक, तीन पार्ट्स में डिवाइड करती इसकी इसकी दे हैव अ लॉन्ग नेक विथ शॉर्ट टेल, की टेल जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, विद विद अ लॉन्ग नेक। अब ये जो नेक की अपीयरेंस है ना, कहा ये जाता है कि नेक इसकी भी लंबी है, रेप्टाइल्स की भी लंबी है, तो मे बी दे इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, राइट। उसके अलावा जब हम इसके फुट की बात करते हैं, आप देखिए फुट इसके पास दे हैव टोज, डिजिट्स नहीं होते, दे हैव प्रॉपर टोज, राइट। उसके टोज के आगे इनके पास क्लॉज होते हैं और स्पेशल नेल्स मौजूद होते हैं, बहुत शार्प नेल्स मौजूद होते हैं फॉर ग्रिपिंग द सबस्ट्रेटम एंड फॉर कैप्चरिंग द फूड। उसके अलावा इनकी जो पूरी बॉडी है वो फीदर्स से कवर होती है, ठीक है। इनका जो पूरा एक्सोस्केलेटन है वो फीदर से ढका हुआ होता है, जिससे क्या होता है इनकी बॉडी और वार्म रहती है, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन में सॉरी वार्म ब्लडेड एनिमल या वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर ये भी कि उसकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, हमारी बॉडी पे भी हेयर्स मौजूद है, राइट। लेकिन बर्ड्स की बॉडी ज्यादा ढकी हुई होती है हेयर से। उसके अलावा इनके पास दे ऑल्सो हैव विंग्स फॉर फ्लाई, पेयर ऑफ विंग्स मौजूद है। अच्छा, अब होता क्या है कि किसी ऑर्गेनिजम्स में विंग्स जो हैं वो इतने मॉडिफाइड नहीं होते हैं फॉर फ्लाई, ठीक है। तो विंग्स भी दो तरीके के होते हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि जो नॉन फ्लाइंग बर्ड है उनके विंग्स की स्ट्रक्चर क्या होता है और जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं उनका विंग्स का क्या स्ट्रक्चर होता है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बाकी करेक्टर जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई इनके पास बीक होती है, इनके पास टीथ नहीं होती है, इनका रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है और लंग्स के अंदर स्पेशल एयर चैम्बर्स, एयर सैक मौजूद होते हैं। अच्छा, इनके वॉइस में इनका जो डिस्टिंग्विश करेक्टर है, इनके वॉइस में एक वॉइस बॉक्स होता है जिसे आप कहते हैं सैरिंग्स। तभी आप देखते हैं हर बर्ड डिफरेंट आवाजें निकालता है। और आपको पता है सैरिंग्स इज अ जंक्शन बिटवीन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, राइट। तो ये बेसिकली हमारे पास इसके कुछ डिस्टिंग्विश करेक्टर थे फॉर लाइट वेट। उसके अलावा इनका यूरिनरी ब्लैडर होता ही नहीं, क्योंकि देखिए यूरिनरी ब्लैडर है ना तो वो यूरिन स्टोर रखेगा। अब एक ऑर्गेनिज्म है उसका तो चीजें कम, जितनी कम चीजें होंगी ना उतना ही ऊंचा फ्लाई कर सकेगा, तो यूरिनरी ब्लैडर तो है ही एब्सेंट है। और आपको पता है इसको यूरिनरी ब्लैडर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिक एसिड, जो कि सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो इसका सेमी सॉलिड है यूरिक एसिड की फॉर्म में। सेक्सेस सेपरेट है, मेल अलग फीमेल अलग, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इसके जो एग्स हैं वो है लार्ज, बड़े बड़े इसके एग्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा यॉक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा मौजूद होती है, राइट। तो ये हमारे पास थे इसके कुछ जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास एब्स। ओके, अब हम बात करते हैं क्लास रेप्टिलिया। अपने आप को दो सब क्लासेस में डिवाइड करता है। द वन इज कॉल्ड सब क्लास रेटिटाई एंड द अदर वन इज कॉल्ड सब क्लास कैरिनिटाई। रेटिटाई को हम कहते हैं वो बर्ड्स जो कि फ्लाई नहीं कर सकते, नॉन फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाई लेस बर्ड। और कैरिनिटाई हमारे पास वो क्लास सब क्लास है एप्स की जो कि फ्लाई कर सकते हैं। बेटा देख लें, रेटिटाई का वर्ड का मतलब है स्टर्नम रेफ्ट लाइक, और कैरिनिटाई का मतलब है स्टर्नम विद कील। अच्छा जी, अब मैंने ये जो डायग्राम आपके सामने रखी है ना, दिस इज कॉल्ड स्टर्नम, दिस इज कॉल्ड स्टर्नम। अगर आपको याद हो सेकेंड ईयर में सपोर्ट एंड मूवमेंट में, स्टर्नम आपकी जो चेस्ट बोन है दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। तो यहां पर आप देख लें एक बर्ड के लोअर साइड पे जो इसकी बोन है दैट इज कॉल्ड स्टर्नम। ये जो स्टर्नम है वो कील है, स्टर्नम को ही कील बोला है,
राइट। जब हम एक ऐसे बात करते हैं एक ऐसे बर्ड की जो फ्लाई लेस है, तो यानी कि जिसमें हमारे पास ऑस्ट्रिच और कीवी आ जाते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड के पास ये स्टर्नम कील लाइक मौजूद नहीं होती। इनकी जो स्टर्नम होती है वो ब्रॉड शेप स्टर्नम मौजूद होती है। ये भी मैंने फ्लाइट बर्ड की एग्जांपल ली है, ये भी मैंने फ्लाइट के लिए ये मैंने इसलिए डायग्राम चूज की क्योंकि इसके अंदर स्पेशली कलर्ड हुआ हुआ है जो अपने आप को स्टर्नम शो कर रहा है। तो पहले तो आपने इंटर में सिर्फ आपने रेटिटाई और कैरेनिटाई का डिफरेंस के तौर पे इसको याद किया है, लेकिन आपने यहाँ पर ये याद रखना है व्हाट डू यू मीन बाय रेटिटाई। रेटिटाई मींस स्टर्नम रेफ्ट लाइक, स्टर्नम एक रेफ्ट की तरह है, ब्रॉड शेप्ड है। और कैरेनिटाई में स्टर्नम विद कील, स्टर्नम कील की तरह है, पॉइंटेड स्टर्नम यहाँ पे मौजूद है। और इसी पॉइंटेड स्टर्नम की वजह से दे कैन फ्लाई। ठीक है, तो उसके अलावा जो फ्लाइट और फ्लाइटेड बस में एक मैं आप लोगों को डिफरेंस बताते हुए बढ़ूंगी आगे, वो ये है कि जो हमारे पास फ्लाई नहीं कर सकते ऑर्गेनिज्म वो हैवी वेट होते हैं एज कंपेयर टू जो ऑर्गेनिज्म फ्लाई करते हैं। उसके अलावा हम यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भाई इसके जो विंग्स है ना वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, फ्लाइटलेस, क्योंकि फ्लाई तो कर नहीं रहे। एक ऑर्गेनिज्म के पास ऑर्गन होना और वो ऑर्गेनिज्म फंक्शन लेस होना वो उसका वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है। तो रेटिटाई में जो बर्ड है उसका विंग्स जो है वो इसका एक एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन है और एज अ रुडिमेंट्री ऑर्गन है। इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गन जो कि काम कुछ नहीं कर सकता। वाइल कैरिनिटाई हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास स्पेशल विंग्स मौजूद हैं जो कि फ्लाई करने के लिए काम देते हैं। इनका वेट बहुत कम होता है और स्पेशल टाइप की जो एडेप्टेशन होती है ना फ्लाइट वो इन्हीं पे सूट करती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसका स्केलेटन आप लोगों को दिखाना है क्योंकि इसका स्केलेटन बहुत ज्यादा डिफरेंट, बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टिंग होता है। आप देख लें इसका बीक, इसके पास भी ह्यूमरस बोन है, जैसे आपके हाथ के पास ह्यूमरस बोन है। देन रेडियस इसके पास भी मौजूद है, इसके पास भी मेटाकार्पल मौजूद है। और आपको पता है ना ये ह्यूमरस से मेटाकार्पल ये पूरा का पूरा विंग से कवर्ड होता है। ये चीज इसकी मॉडिफाइड है। तभी आप देखते हैं, आप कहते हैं ना कि इसका स्ट्रक्चर, इसकी मॉर्फोलॉजी ह्यूमन के हैंड की मॉर्फोलॉजी, वेल के हैंड की मॉर्फोलॉजी सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके अलावा दे हैव क्लेविकल, जैसे हमारी है ना शोल्डर बोन, दे हैव क्लेविकल और क्लेविकल के साथ हमारे पास स्टर्नम ज्वाइंट हुआ है नीचे की साइड पे। दे हैव स्कैप्यूला एज वेल। ठीक है जी, तो ये जो स्कैप्यूला है, क्लेविकल और स्कैप्यूला, आपका क्लेविकल कौन सा है? क्लेविकल आपकी ये ब्यूटी बोन है और स्कैप्यूला आपकी पीछे वाली बोन है जो आपकी शोल्डर बोन बेसिकली कहलाती है, राइट। उसके अलावा आप ये देखिए फ्यूज्ड रेयर वर्टिब्री एंड पेल्विस। इनकी जो पेल्विक बोन है, पेल्विक गर्डल है ना हमारा, इनकी जो पेल्विक बोन है वो वर्टिब्री के साथ फ्यूज्ड हुई है। ये देख लें आप, वर्टिब्री के साथ इनकी फ्यूज्ड हुई है। दे हैव फीमर, दे हैव टिबिया एंड फिबुला एज वेल एज दे हैव टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस एज वेल। तो आप ये देख लें कि ये अपनी कितनी ज्यादा डिस्टिंग्विश हमारे एंडोस्केलेटन के साथ शो कर रहा है, क्योंकि आप देख लें आगे जाके मैमल्स इसी तरीके से ओरिजिनेट होगा। अब ये था एक ट्रू बर्ड के एंडोस्केलेटन। नाउ मूविंग टुवर्ड द ओरिजिन ऑफ द बर्ड। बर्ड्स को कहा जाता है ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। आप देख लें इसका स्ट्रक्चर रेप्टाइल की तरह है और ग्लोरिफाइड का मतलब है एक वेल एडवांस रेप्टाइल। तो कहा यह जाता है कि बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुई हैं। हमारे पास इसकी एक एग्जांपल मौजूद है आर्चोप्टेरिक्स की। आर्चोप्टेरिक्स की एक मैंने आपको एनिमेटेड डायग्राम दिखाई है। ये एनिमेटेड डायग्राम अगेन आर्टिस्ट ने बनाई है हाइपोथेसिस और अपनी थिंकिंग से, ओरिजिनल नहीं है ये। ठीक है, सिर्फ थिंकिंग से कि मे बी ऐसा होगा, क्योंकि इसके पास आप देख लें दे हैव बोथ प्लांट, आपने पूरा रटा हुआ है ये चीज, दे हैव बोथ प्लांट एंड एनिमल, दे हैव बोथ रेप्टाइल एज वेल एज बर्ड लाइक कैरेक्टर। वो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। दे हैव टेल, दे हैव विंग्स, दे हैव बीक, दे हैव टीथ, तमाम के तमाम कैरेक्टर है। बेसिकली मैंने सिर्फ आप लोगों को इसको दिखाना था आर्चोप्टेरिक्स का। अच्छा, अब कहा यह जाता था कि ये जो आर्चोप्टेरिक्स है ना इसके पास थे थीकोडोंट। व्हाट डू यू मीन बाय थीकोडोंट? थीकोडोंट का मतलब वो टीथ जो कि फिक्स्ड होते हैं जॉस के अंदर,
उन टीथ को हम कहते हैं थीकोडोंट। जैसे हमारे टीथ है, हमारे टीथ कैसे हैं? हमारे टीथ है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब हमारा जो ये जो है ना, इसकी रूट, टीथ की रूट जॉस के अंदर डली हुई है। तो जब ये अगर एक टीथ जॉस के अंदर फिक्स होता है तो उसे कहते हैं थीकोडोंट। और ये थीकोडोंट वो करेक्टर था जो कि इस आर्थ्रोप्टेरिक्स में देखा गया। क्योंकि हम तो ये डिस्कस कर चुके हैं कि बर्ड, आज का जो मॉडर्न बर्ड है उसमें टीथ मौजूद नहीं है, बीक मौजूद है, लेकिन उस वक्त टीथ उसके आर्थ्रोप्टेरिक्स के दिख रहे थे और वो थे थीकोडोंट। थीकोडोंट मतलब वो टीथ जो जॉस के अंदर फिक्स होते हैं। इसके अलावा दो और एडिशनल टर्मिनोलॉजीज हैं, प्लूरोडोंट और एक्रोडोंट। एक्रोडोंट मतलब जॉस के ऊपर अटैच है, अंदर नहीं फिक्स, एक्रो। और प्लूरोडोंट का मतलब है जॉस के आगे हैं। ठीक है, तो मोस्ट एडवांस फॉर्म थीकोडोंट है, और थीकोडोंट ही आपको एक तो फॉसल में मिलता है, फॉसल बर्ड में मिलता है, आर्थ्रोप्टेरिक्स में, और दूसरा आपको मैमल्स में मिलता है। ठीक है जी, तो फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ एम्फीबियंस, शेप, बॉडी वेट कम है, विंग्स दे हैव मॉडिफाइड विंग्स। इनके एनर्जी, स्पेशली एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे होती है भाई? एयर सैक, स्पेशल टाइप के एयर सैक्स मौजूद हैं जिनमें स्पेशल जब वो ऑक्सीजन लेते हैं तो वो स्टोर्ड हो जाता है। जैसे आप लोग जब समंदर के अंदर डाइव करते हैं तो ऑक्सीजन पंप लगाते हैं ना साथ, ऑक्सीजन कंटेनर, बिल्कुल इसी तरीके से जो बर्ड्स हैं उनके पास ये नेचुरल कंटेनर मौजूद है जिसमें एक्स्ट्रा एयर वो स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा दे हैव टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर बाय फीडर्स एज वेल और बाय देयर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। तो ये हमारे पास था एव्स। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्लास, दैट इज कॉल्ड क्लास मेमेलिया। मेमेलिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास मेमरी ग्लैंड्स मौजूद है, एंड मेमरी ग्लैंड्स मेल में भी मौजूद होते हैं, फीमेल में भी मौजूद होते हैं, बट फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड्स और ज्यादा एडवांस है, एंड दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस द मिल्क प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और वो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इसकी रिलीज स्टार्ट हो जाती है। सो प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड प्रेजेंस ऑफ हेयर्स, ये एक वेल एडवांस फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर मैं एक एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन पहले तो बताती हुई आगे स्टार्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले हमने स्केल्स की बात की, हमने फीदर्स की बात की। तो कहा यह जाता है कि जो मैमल्स है ना, ये भी रेप्टाइल से ही ओरिजिनेट हुए, क्योंकि रेप्टाइल्स में स्केल्स मौजूद थे उनकी बॉडी पे। यस, वो स्केल्स फिशेस की तरह नहीं थे, उनकी बॉडी दूसरे स्केल्स से कवर्ड थी जो कि ड्राई स्केल्स थे। तो मैमल्स में ये कहा जाता है वो हेयर इवॉल्व हुए हैं, ये जो हमारे हेयर्स है ना बॉडी पे, ये स्केल से इवॉल्व हुए हैं। तभी अगर आप हेयर्स की देखें कंपोजिशन, तो हेयर जो है वो प्रोटीन से मिलके बनी है और कैराटिन प्रोटीन से मिलके बनी है। ठीक है जी, और हेयर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे उसकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए यूज होता है। अब हम आ जाते हैं क्लास मेमेलिया के क्लास सिंपल। सबसे पहले जनरल फीचर की हम बात करते हैं क्लास मेमेलिया के। अगर हम क्लास मेमेलिया के पहले ऑर्गेनिजम्स की बात करें, आपके सामने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, डिफरेंट हैबिटेट के विद डिफरेंट सब क्लासेस ऑफ क्लास मेमेलिया। ओवरऑल जनरल कैरेक्टर, दे आर डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। हमारा क्या होता है? हेड, नेक एंड एब्डोमेन, और यू कैन से हेड एंड एब्डोमेन। ठीक है, बट इन सम ऑर्गेनिज्म दे हैव हेड, नेक एंड टेल एज वेल, राइट? टेल भी मौजूद होती है आराम से। ठीक है जी, सो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी अपने आप को डिवाइड डिफरेंट कंपोनेंट्स में कर रही है। इनके पास 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स मौजूद हैं। पेंटाडेक्टाइल क्यों कहा है? क्योंकि दे हैव 5 phalanges जो कि वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग और कैप्चरिंग द फूड, इन सब के लिए यूज होता है। आपके बॉडी पे, मैमल्स की बॉडी पे, हम भी जाहिर सी बात है क्लास मेमेलिया से ही बिलोंग करते हैं, तो हमारी जो स्किन है उसके नीचे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि बेसिकली कौन सी ग्लैंड्स होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स कहलाते हैं, जिससे बॉडी का टेम्परेचर को हम रेगुलेट कर देते हैं। हमारे पास प्रॉपर, वी आर सिलोमेट एनिमल्स, और हमारे पास बहुत कैविटीज मौजूद होती हैं। थोरैसिक कैविटी मौजूद होती है, डायफ्राम मौजूद होता है, वो पूरी कैविटी जिसमें आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, किडनीज वगैरह आती हैं।
वी हैव एंडोस्केलेटन, हमारे पास बेसिकली हमारे पास प्रॉपर टाइप का स्कल मौजूद है जिसमें फेशियल बोन्स अलग हैं, क्रेनियम अलग है। हमारे पास स्पेशल एक्सटर्नल एयर पिन्ना मौजूद है। पिन्ना मूव नहीं करता, ये आपको पता है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि हम एवोल्यूशन के अंदर इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। हमारे पास स्पेशल टाइप के परमानेंट टीथ मौजूद हैं। वी हैव थिकोडोंट teeth with 4 different forms: incisors, canines, premolars and molars. हार्ट की बात करें तो हमारे पास मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर प्रॉपर टाइप के हार्ट मौजूद होते हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड होता है। हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, हमारा जो वेस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो डिपेंड करता है ब्लड के ऊपर, एंड ब्लड आर नॉन न्यूक्लिएटेड। हमारे जो ब्लड सेल्स है, वी हैव नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स, राइट। हमारा जो क्लास एम्फीबियंस का जो एनिमल है, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल्स मीन दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट, राइट। हमारी जो आवाज ओरिजिनेट होती है वो लैरिंग से होती है। और मैमल्स जो हैं वो दे आर गोइंग टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, और आफ्टर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस दे फीड देम and produce milk from mammary gland in the body of mother. अब हम बात करते हैं मैमल्स की सब क्लासेस के ऊपर। मैमल्स की सब क्लासेस को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने ये डिस्कस करूंगी कि मैमल्स के अंदर 3 वेज से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखी गई। द वन इज कॉल्ड ओविपेरस, देन विविपेरस। सबसे पहले हम ओविपेरस और विविपेरस में डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं, देन वी हैव डिस्कस्ड ओवा विविपेरस। देखिए जी, जब हम ओविपेरस की बात करते हैं तो ओविपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एग ले करते हैं। एग ले करने का कैरेक्टर किसका था? बर्ड्स का, फिशेस का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का। तो मैमल्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ओविपेरस हैं। तो ये ओविपेरस एनिमल किस क्लास में बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू क्लास मोनोट्रीम्स और एग लेइंग मैमल्स। तो ये एग लेइंग मैमल्स को कहा जाता है कि मे बी दे इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। विविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, और इनमें होमोसेपियंस ह्यूमन बीइंग आते हैं जिनमें फीमेल्स आती हैं, राइट। तो फीमेल्स हमारे पास जो होती हैं वो सारी डेवलपमेंट अंदर होती है, एंड आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड विच इज अ 9 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड, उसके बाद वो बेबी की डेवलपमेंट करती हैं और यंग वन प्रोड्यूस करती हैं, दैट आर कॉल्ड विविपेरस। तो मैमल्स ओविपेरस भी होते हैं, विविपेरस भी होते हैं। तीसरी चीज ओवा विविपेरस। ओवा विविपेरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना यंग वन यूट्रस समेत बाहर निकालते हैं। देखिए मैंने ये सामने आपके सामने, देखिए ये बहुत सारी फिशेस का करेक्टर भी है, देख लें, ये कर रही है फर्टिलाइजेशन और यूट्रस समेत बाहर निकाल रही है, ठीक है, यूट्रस समेत। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कहते हैं ओवा विविपेरस। ओवा मतलब अंदर की डेवलपमेंट, विवी मतलब बाहर निकाली, और ओवा विवी मतलब उसने जो बाहर निकाला वो यूट्रस की फॉर्म निकाली, राइट। तो आपने याद रखना है, ओविपेरस young one develop and hatch from egg, ovavivipara young one and hatch from egg within the uterus, and viviparous young one directly develop inside the mother and give birth to their young one। ठीक है जी। तो इसी बेस के ऊपर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 3 क्लासों में डिवाइड हो जाते हैं: प्लासेंटल मैमल्स, मार्सुपियल मैमल्स और मोनोट्रीम्स। उससे पहले मैं आप लोगों को जरा ओरिजिनेशन बताना स्टार्ट करूं कि मैमल्स को कहां से कहा गया है कि हाउ दे विल फॉर्म, राइट। तो कहा यह जाता है कि मैमल्स जो थे वो भी मेसोजोइक एरा में सबसे ज्यादा बनना शुरू हुए, और आपको पता है मेसोजोइक एरा जो था वो रेप्टाइल्स का एरा था, और रेप्टाइल्स से ही कहा जाता है कि ओरिजिनेशन हुई है मैमल्स की। तो कौन सी क्लास रेप्टाइल की थी जो आगे जाके मैमल्स में कन्वर्ट हुई? दैट इज कॉल्ड थेराप्सिडा। थेराप्सिडा क्लास रेप्टिलिया का वो ऑर्डर था जो अब एक्सटेंट हो चुका है। ये वो मैमल था जो आगे जाके, ये वो एंसेस्टर था का साइंटिस्ट कहते हैं मे बी दे इवॉल्व फ्रॉम ऑल द मैमल्स इवॉल्व फ्रॉम दिस ऑर्डर ऑफ क्लास रेप्टिलिया।
और ये मैंने आपके सामने एक ये कहा जाता है दिस इज द एंशिएंट मैमल। ठीक है जी। अब मे बी और एनिमल्स इवॉल्व हुए हो, क्योंकि हम एवोल्यूशनरी पे तो बड़ी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू द इस्लाम हम ह्यूमन बींग्स को या होमोसेपियंस को इस एवोल्यूशनरी से बिल्कुल अलग कर देंगे। ठीक है, मैं भी अभी जितनी बात कर रही हूँ मैं ह्यूमन बींग पे आते आते तक स्टॉप हो जाऊंगी और वहां से मैं किसी के साथ कंपेयर उसको नहीं करूंगी। राइट। हाँ, मैं जनरल फीचर की बात करूंगी क्योंकि वो क्लास मेलिया में इसको इंक्लूड किया गया है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि मे बी दे इवॉल्व फ्रॉम दैट वन और मे बी दे इवॉल्व फ्रॉम देम। राइट। तो थेराप्सिडा वो ऑर्डर था क्लास मेमेलिया का, जिसे कहा गया है कि मोस्ट एंसेस्ट्रल फॉर्म की, जो कि आप देख लें ये अगेन डायनासोर लाइक स्ट्रक्चर इसका मौजूद है, लेकिन स्मॉल साइज डायनासोर स्ट्रक्चर है। ये भी एक ऐसा था जो कि हमारे पास नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल का मतलब है बरो करके रहता है। ठीक है जी। अब बरो करने वाला ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो केव्स में रहता है। उसके जो फेलेंजेस होते हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं, उनके जो हाथ होते हैं वो बहुत ज्यादा, उनके पास नेल्स मौजूद होते हैं जो बरो करके अंदर रह सकते हैं। ठीक है जी। तो थेराप्सिडा क्लास रेप्टिलिया ऑर्डर से बिलोंग करता है, और मे बी ये कहा गया है कि जो थेराप्सिडा है ये एंसेस्टर हो क्लास मेमेलिया का, या इससे क्लास मेमेलिया की ओरिजिनेशन हुई हो। नाउ मूविंग टुवर्ड द सब क्लासेस ऑफ मेमेलिया। तो मैमल्स जो है वो 3 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट और डिस्टिंक्ट करेक्टर। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। ठीक है जी। प्रोटोथीरिया को कहते हैं मोनोट्रीम्स। प्रोटोथीरिया मतलब एंशिएंट, प्रोटो फर्स्ट एनिमल, और आपको पता है पहला जो मैमल था वो एगलेन था। ठीक है, क्योंकि इसी से ये पता चलता है कि मे बी दे इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, क्योंकि रेप्टाइल का कैरेक्टर है एगले करना। तो फर्स्ट वन नीचे से ऑर्डर हम शुरू कर रहे हैं। मोनोट्रीम्स भी कहते हैं, प्रोटोथीरिया भी कहते हैं, एगलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट वन मेटाथीरिया। मेटाथीरिया को मार्सूपियल भी कहते हैं, और उसके अलावा इसे पाउच मैमल्स भी कहते हैं। ठीक है जी। और ये जो पाउच मैमल्स हैं ये बेसिकली विविपैरस ही हैं, जैसे प्लासेंटल मैमल विविपैरस हैं, लेकिन इनका एक अलग करेक्टर ये होता है कि ये पूरी डेवलपमेंट नहीं करते बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी में आधी से ज्यादा 75% डेवलपमेंट के बाद ये अपने पाउच में रखते हैं, और पाउच में मजीद डेवलप, पाउच में उनका मेमोरी ग्लैंड मौजूद होता है, जहां से जो यंग वन है वो जो है वो मिल्क को इनटेक करता है, और आफ्टर दैट जब तक वो थोड़ा सा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक वो कैंगरू जो है वो उसको, या कोला बेयर जो है वो उसको पाउच से बाहर नहीं निकालता है। एंड द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड यूथीरिया, और यू कैन से द प्लासेंटल मैमल्स, जो हमारे पास जो है प्लासेंटल मैमल्स को प्लासेंटल मैमल्स क्यों कहते हैं भाई? एक तो पहली चीज कि वो डायरेक्ट यंग वन डेवलप करते हैं, यंग वन बर्थ करते हैं। दूसरी चीज प्लासेंटा में करते हैं। प्लासेंटा आपको पता है, प्लासेंटा बेसिकली वो आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसके अंदर एम्ब्रियो या आप कह सकते हैं फीटस होता है। फीटस की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड प्लासेंटा। ठीक है। और यंग वन जो है वो यूट्रस के अंदर होता है, और यूट्रस आपको पता है यूट्रस इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले जब एग फर्टिलाइज हो जाता है देन इट्स मूविंग टुवर्ड द यूट्रस। यूट्रस में जाके वो नीचे बॉल्स के साथ ग्रिप करता है, एंड देन वो वहां पर इवॉल्व होना और फीटस जो है वो मजीद डेवलप होना स्टार्ट कर देता है। तो एक एक करके हम छोटा छोटा करेक्टर करके हम इसको करेंगे। मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बता दी हैं जो मेन चीज रिमेम्बर रखने वाली थी। पहली चीज हमारे पास प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया को सबसे पहला प्रिमिटिव मैमल भी कहते हैं, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एग लेइंग मैमल। और एग लेइंग का करेक्टर क्यों है? क्योंकि आप ये क्या देखते हैं कि एग लेइंग का करेक्टर था रेप्टाइल का, तो मे बी दे आर एंसेस्ट्रल ग्रुप, और कहा यह जाता है कि जो न्यू मैमल्स ओरिजिनेट हुए हैं वो प्रोटोथीरिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। इस हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल आती है डकबिल प्लेटिपस। ठीक है जी। प्लेटिपस इसका साइंटिफिक नेम है, डकबिल इसका कॉमन नेम है। और एक्निडा जो है वो बेसिकली हम कहते हैं स्पाइनी आंटीटर। आपने लैब में भी, जोलॉजी लैब में देखा है, बहुत बड़े बड़े स्पाइनी आंटीटर मौजूद है और स्पाइंस मौजूद है। द प्रेजेंस ऑफ स्पाइंस इज ऑल्सो द कैरेक्टर ऑफ रेप्टिलिया। ठीक है जी। और स्पाइंस का मौजूद होना ये अपने आप को बचा के रखता है, प्रीडेट कर। ठीक है जी।
ये हमारे पास मोनोट्रीम्स में आता है और प्रोटोथीरिया में आता है। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड द मेटाथीरिया और पाउच मैमल, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको आप मार्सुपियम मैमल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो पाउच होता है ना, उसको कहते हैं मार्सुपियम बेसिकली। जैसे इनका जो पाउच है ना, जिसमें ये इमेच्योर बेबी को रखते हैं, दैट पाउच इज कॉल्ड मार्सुपियम, दैट्स व्हाई इसे हम मार्सुपियम कहते हैं। इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। अच्छा, अब होता ही क्या है, क्योंकि अंदर इनकी जब उतना ही अंदर ये ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करता है जितनी उसके एग के अंदर न्यूट्रिशन होती है। ठीक है, तो एग के अंदर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ यॉक मौजूद होती है। अच्छा, मैमल का एक और कैरेक्टर ये भी है, क्योंकि मैमल ने मदर की बॉडी के अंदर ही रहना है, उसके फीटस ने मदर की बॉडी के अंदर ही रहना है, तो यॉक या तो होगी, बहुत कम होगी, या तो होगी ही नहीं। बहुत कम किसमें दिखती है? मार्सुपियल में दिखती है। और हम अपनी बात करते हैं प्लासेंटल मैमल्स की, या हम बात करते हैं यूथीरिया के सब क्लास यूथीरिया की, तो ये जो यूथीरिया में जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं उनमें तो यॉक मौजूद ही नहीं है। ठीक है जी, तो हमारे पास भी यॉक सैक है, लेकिन उसमें यॉक मौजूद नहीं होती है। जब हम अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, हम एक डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर भी एम्ब्रियो के अराउंड में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एलेंटॉइन, एमनियन, कोरियोनिक तमाम मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। उसके अलावा यॉक सैक भी मौजूद होता है हमारे अंदर, लेकिन उस यॉक सैक में यॉक मौजूद नहीं होती। तो यॉक सैक का अपेयर्ड होना, ये भी एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन शो करता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम लास्ट सब क्लास की बात करें थे, दैट इज सब क्लास यूथीरिया, और इसको प्लासेंटल मैमल्स भी कहते हैं। प्लासेंटल मैमल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो प्लासेंटा में होती है। व्हाट इज अ प्लासेंटा? प्लासेंटा इज एन ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड। प्लासेंटा वो मेम्ब्रेन होती है या वो ऑर्गन होता है जिससे ब्लड मदर से फीटस में ट्रांसफर और फीटस से मदर में एक्सचेंज होता है। तो दैट्स व्हाई इस मैमल्स को हम प्लासेंटल मैमल्स भी कहते हैं। और आपको पता है कि ब्लड ही वो कंपोनेंट है जिससे तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं। आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और वी आर टॉकिंग अबाउट द गैसियस मॉलिक्यूल्स, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि प्लासेंटा को प्लासेंटल क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा, इसी प्लासेंटल मैमल्स को ट्रू मैमल्स भी कहते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर भी हेयर्स मॉडिफाइड होते हैं। हम सिर्फ ह्यूमंस को नहीं लेंगे, हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स की भी बात करते हैं। अच्छा, कुछ प्लासेंटल मैमल्स ऐसे भी हैं जिनके बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, जैसे पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन हमारे पास जब हम बात करते हैं तो वो हमारे पास प्लासेंटल मैमल्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स या स्पाइन्स मौजूद होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। उसके अलावा हम बाकी प्लासेंटल मैमल्स जो भी हैं उनके ऊपर हेयर्स होते हैं, चाहे हम मैन बात करें, वेल, एलिफेंट, हॉर्स, रैट, माइस, बैट, डॉल्फिन, कैट, टाइगर, लॉइन, मंकी, गोरिल्ला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तमाम के तमाम जो एनिमल्स हैं वो बिलोंग करते हैं क्लास मेमेलिया के। नाउ हम एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन क्लास मेमेलिया को बताते हुए मैं इंशाल्लाह ये चैप्टर एंड करती हूँ। तो लास्ट हमारे पास है, अच्छा, कुछ आप लोगों के सामने पाकिस्तान के प्लासेंटल मैमल्स की बात की हुई, ये जरा आप लोगों ने अंडरलाइन करने, जीके के लिहाज से। आप लोग ऐसे तो इसकी आती नहीं है चीजें, लेकिन आप लोग फिर भी एक नजर पढ़ के जो है उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन क्लास एम्फीबिया की बात कर लेते हैं। एडेप्टेशन क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म है। दूसरी चीज, इनके पास कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड इंटरमिक्स नहीं होता। इनके पास बहुत एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है रिस्पायरेशन का, और जिसकी वजह से ये अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं टू द एनवायरमेंट। इनके पास बहुत एक्टिव टाइप का मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड एंड द ओरिजिनेशन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड टू फॉर्म अ मोनोमर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द मोनोमर टू फॉर्म अ पॉलीमर। तो ये जो पूरा टाइप का मेटाबॉलिज्म है, जो कि हम डिटेल में देख के आ चुके हैं, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये तमाम जो चीजें हैं वो बेसिकली हमारे पास मेटाबॉलिज्म को ही डिस्क्राइब करती हैं बाय द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
एटीपी। उसके अलावा हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वेल एडवांस है। वी हैव ब्रेन, वी हैव स्पाइनल कॉर्ड एज वेल। उसके अलावा मैमल्स के अंदर एक बहुत अच्छा पैटर्न ऑफ बिहेवियर शो होता है, केयरिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर, नर्सिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर। अब आप केयरिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर चाहे कैट का देख लें, चाहे डॉग का देख लें, या चाहे ह्यूमन का देख लें, आपको ये पैरेंटल बिहेवियर शो होता है। तो ये पैरेंटल टाइप का बिहेवियर किसी भी फाइलम में या किसी भी क्लास में आपको नहीं दिखेगा। सबसे ज्यादा वेल मॉडिफाइड पेरेंटल बिहेवियर आपको क्लास मेमेलिया में दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर किंगडम एनिमेलिया जो है वो एंड हो चुका है। अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो आप ये जो समरी है पेज नंबर 237 की, जो मैंने शुरू में भी डिस्कस की थी जब मैं स्टार्ट कर रही थी, वो आपने खुद देख लेने। आप ये समझ लें कि ये जो पूरे जो किंगडम एनिमेलिया है ना, उसकी समरी मौजूद है पेज नंबर 237 पे। इसका टेस्ट इंशाल्लाह होगा कल संडे ऑन 8th of August at 5 PM। ठीक है जी।